नमस्कार। जब आप 5वीं कक्षा में थे, तो आप अलग दिखते थे। क्या आप सोच सकते हैं कि आप में क्या अलग था? आप छोटे थे और आपकी लंबाई कम थी। पर क्या आपके शरीर का आकार अलग था? क्या आप पहले गोल या चौकोर आकार के थे? नहीं, आपका सर, हाथ और पैर वैसे ही थे जैसे अभी हैं। जब आप और छोटी कक्षाओं में थे, तो आपके टेबल और कुर्सी छोटे हुआ करते थे। जब आप बड़े हुए, तो आपको बड़ी टेबल और बड़ी कुर्सी में बैठने को मिला। क्या छोटी और बड़ी टेबल के आकार में कोई अंतर था? नहीं, टेबल और कुर्सी का आकार वैसा ही था, बस हर चीज का माप बढ़ गया। वहीं पे अगर मैं एक ही कक्षा की दो टेबल की तुलना करता हूं, तो मैं देखता हूं कि आकार के साथ साथ उनका माप भी एक है। इन दोनों उदाहरणों में आप किस में कहेंगे कि दोनों टेबल एकदम एक जैसी है? एक ही कक्षा से ली गई टेबलें एकदम एक जैसी हैं। वहीं पे छोटी कक्षाओं से ली गई टेबलों का केवल आकार मेल खाता है, पर माप नहीं। इस पाठ में हम इस सोच को त्रिभुजों पे लगाएंगे। हम देखेंगे कि हमको अगर कोई भी दो त्रिभुज दिए गए हैं, तो किस तरह हम उनका पूरी तरह समान होना या उनकी सर्वांग समता सिद्ध कर सकते हैं। इसी के साथ हम त्रिभुजों से जुड़े हुए कुछ ऐसे नियमों के बारे में भी पढ़ेंगे, जिनका इस्तेमाल गणित और विज्ञान में आगे जाके होगा। आइए देखते हैं। क्या आप सर्वांग सम का अर्थ जानते हैं? आइए एक उदाहरण के साथ सर्वांग सम का अर्थ समझते हैं। हमारे पास 5 रुपए के दो सिक्के हैं। दोनों सिक्कों को ध्यान से देखने पर हम कह पाते हैं कि दोनों सिक्के एक जैसे दिखाई देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों का आकार और माप समान है और एक दूसरे के ऊपर रखने पर हम देख सकते हैं कि ये पूर्णतया एक दूसरे को ढक लेते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि ये सर्वांग सम है। हम सर्वांग सम आकृतियों के कुछ और उदाहरण ले सकते हैं। एक किताब के पृष्ठ, एक ही पैकेट के सभी बिस्कुट, एक ही पंखे की पत्तियां इत्यादि। हमने सर्वांग सम आकृतियों के बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। अब हम सर्वांग सम आकृति की परिभाषा पढ़ेंगे। सर्वांग सम का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर, अर्थात वे आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप हैं। इस प्रकार सर्वांग समता की जांच के लिए हमें निम्नलिखित दो चीजों की जांच करने की आवश्यकता होती है: समान माप और समान आकार। आइए एक उदाहरण के साथ सर्वांग सम आकृतियों को और समझते हैं। हमारे पास दो आकृतियां हैं। हम देखेंगे कि इनका समान माप है और समान आकार भी। तो हम कहेंगे कि ये सर्वांग सम है। क्या ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम है? हाँ, ये दोनों सर्वांग सम है क्योंकि इनके पास है समान आकार और समान माप। क्या ये दोनों सर्वांग सम है? आइए इन दोनों आकृतियों को घुमाकर एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और जांच करते हैं कि ये सर्वांग सम है या नहीं। एक दूसरे के ऊपर रखने पर ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं, इसलिए ये सर्वांग सम है। आइए इसे कुछ और उदाहरण के साथ और अच्छे से समझते हैं। अब हम इन दो आकृतियों के बारे में क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं कि ये सर्वांग सम है। चलिए पता लगाते हैं।
जैसे कि हमने देखा कि जब हमने एक आकृति को दूसरे आकृति के ऊपर रखा तो यह आकृति एक दूसरे को पूर्णतया नहीं ढकती है, तो हम कहेंगे ये सर्वांग आकृति नहीं है। अब हम इन दोनों आकृति के बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि हम देख सकते हैं इन दोनों का माप अलग अलग है, तो हम कहेंगे कि ये सर्वांग नहीं है। चलिए अब एक और आकृति देखते हैं। जैसे कि हमने देखा ये दोनों आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतया ढक रही हैं, तो हम कहेंगे कि एक सर्वांग आकृति है। उपयुक्त उदाहरणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दो आकृतियां सर्वांग होंगी यदि उनका आकार और माप दोनों समान हो। क्या आप सर्वांग आकृतियों के और उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सर्वांग हैं। अब आप अपने आसपास की चीजों को देखिए और सर्वांग आकृतियों के और उदाहरण ढूंढिए। धन्यवाद। अब हम सर्वांग आकृति से परिचित हो चुके हैं। क्योंकि हमें त्रिभुजों के बारे में अध्ययन करने में अधिक रुचि है, इसलिए अब हम त्रिभुज के सर्वांग समता के बारे में चर्चा करेंगे। आइए अब हम दो त्रिभुजों की सर्वांग समता की चर्चा करते हैं। आइए जांच करते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। हम एक त्रिभुज के ऊपर दूसरे त्रिभुज को रखकर जांच सकते हैं कि ये सर्वांग सम है या नहीं। इसके लिए हमें त्रिभुज को घुमाकर देखना होगा। अब हम एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज से ढकने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि त्रिभुजों को घुमाकर एक दूसरे पर रखने पर दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इनका आकार और माप समान है, अतः ये सर्वांग सम है। आइए अब सीखते हैं कि यह लिखते कैसे हैं कि दोनों आकृतियां सर्वांग सम हैं। हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता को समझ लिया। आइए अब देखते हैं कि त्रिभुजों की सर्वांग समता को कैसे हम प्रतीकात्मक रूप से लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास दो त्रिभुज ABC और PQR है। यदि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सर्वांग सम है तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर चिन्ह दो त्रिभुजों के बीच सर्वांग समता को दर्शाता है। हमने सर्वांग समता का अर्थ समझ लिया। आपने ध्यान दिया हो तो देखा होगा जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत बराबर भुजाओं पर गिरती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण, मान लीजिए दो त्रिभुज ABC और PQR है। त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सर्वांग सम है। यहाँ हम कह सकते हैं कि AB PQ के बराबर है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB PQ के संगत है और ये चिन्ह दर्शाता है कि दोनों भुजाएं संगत हैं यानी बराबर हैं। रेखाखंड को काटकर हम दिखाते हैं कि त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि BC QR के बराबर है, अर्थात BC QR के संगत है। उसी प्रकार यहाँ पर हम कह सकते हैं कि CA RP के बराबर है, अर्थात CA RP के संगत है। हमने त्रिभुज की भुजाओं के बारे में पढ़ा और हम त्रिभुज के कोण के बारे में चर्चा करेंगे।
यहाँ कोण A कोण P के बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण A कोण P के संगत है। यहाँ यह चिन्ह उसी चीज को दर्शा रहा है कि कोण A कोण B के संगत है। उसी प्रकार कोण B कोण Q के बराबर है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कोण B कोण Q के संगत है। ठीक उसी प्रकार कोण C कोण R के बराबर है, अर्थात कोण C कोण R के संगत है। तो इस प्रकार हम त्रिभुज की संगत भुजाओं और संगत कोण को दर्शा सकते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हमने सर्वांग समता का अर्थ समझ लिया है। उदाहरण के तौर पर यदि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के सर्वांग सम है, तो हम यहाँ कहेंगे कि कोण A कोण P के संगत है और कोण B कोण Q के संगत है, और उसी प्रकार कोण C कोण R के संगत है। अब क्या हम PQR का क्रम बदलकर QRP लिख सकते हैं? अर्थात क्या इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है? ट्राइंगल ABC सर्वांग सम है ट्राइंगल QRP के। नहीं, हम इसे इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ यह दर्शा रहा है कि कोण A कोण Q के बराबर है। लेकिन हमें पता है कि असल में कोण A कोण P के बराबर है। अतः त्रिभुजों की सर्वांग समता को सांकेतिक रूप से लिखने के लिए उनके शीर्षों और भुजाओं की संगतता को सही प्रकार से लिखना आवश्यक है। और ट्राइंगल ABC सर्वांग सम ट्राइंगल PQR के है, यही सही तरीका है। ध्यान दीजिए कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, और संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, जिसे हम C से दिखा रहे हैं, भाग P से, सर्वांग सम C से, और त्रिभुजों का T से, CPCT। इसलिए संक्षेप में हम सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग को इस प्रकार CPCT लिख सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं? हम हमेशा एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रखकर नहीं देख सकते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता ज्ञात करने के लिए कुछ नियम होने चाहिए। आइए उन नियमों को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। लेकिन पहले देखते हैं कि क्या होगा यदि हमें त्रिभुज के कोण और उनकी भुजाओं के माप दिए गए हों। यहाँ दो रेखाखंड AB और CD दिए गए हैं, और AB और CD दोनों का माप 3 सेंटीमीटर है। चूंकि दोनों चित्रों में रेखाखंड की लंबाई समान है, जो कि 3 सेंटीमीटर है, तो हम कह सकते हैं कि रेखाखंड AB रेखाखंड CD के सर्वांग सम है, क्योंकि दोनों की माप समान है। यहाँ पर एंगल A और एंगल B के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये भी सर्वांग सम है? चूंकि एंगल A और एंगल B दोनों का माप समान है, जो कि 40 डिग्री है, इसलिए एंगल A और एंगल B सर्वांग सम है। तो हम कह सकते हैं कि यदि दो कोणों का माप समान है तो सर्वांग सम होंगे। अब मान लीजिए कि दोनों त्रिभुज ABC और DEF है और उनके माप दिए गए हैं। यहाँ हम ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF में देख सकते हैं कि AC DF के बराबर है, क्योंकि दोनों का माप 6 सेंटीमीटर दिया गया है। BC EF के बराबर है, क्योंकि दोनों का माप 5 सेंटीमीटर दिया गया है। AB DE के बराबर है, क्योंकि दोनों का माप 7 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ हम ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF में देख सकते हैं कि
AC DF के बराबर है जो कि 6 सेंटीमीटर है, BC EF के बराबर है जो कि 5 सेंटीमीटर है, AB DE के बराबर है जो कि 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर त्रिभुज ABC की भुजाएं त्रिभुज DEF की संगत भुजाओं के बराबर है। अब आइए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में कोणों की तुलना करते हैं। एंगल A एंगल D के बराबर है क्योंकि दोनों का माप 40 डिग्री दिया गया है। एंगल B एंगल E के बराबर है क्योंकि दोनों का माप 60 डिग्री दिया गया है। एंगल C एंगल F के बराबर है क्योंकि दोनों का माप 70 डिग्री दिया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC के सभी कोण त्रिभुज DEF के संगत कोणों के बराबर है। अतः ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF समान माप के हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के सर्वांगसम है। इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और कोण के बराबर हो। ऊपर के उदाहरण से हम कह सकते हैं कि अगर दो त्रिभुज के सभी माप बराबर हो तो वो सर्वांगसम होंगे। लेकिन क्या त्रिभुजों की सर्वांगसमता सिद्ध करने के लिए त्रिभुजों की तीनों भुजाओं और कोण का ज्ञात करना आवश्यक है? नहीं, हमारे पास इसको आसान करने के कुछ तरीके हैं। पिछली कक्षाओं में हम त्रिभुजों की सर्वांगसमता की कुछ कसौटी पढ़ चुके हैं। आइए उन कसौटियों को एक बार दोहरा लेते हैं। SAS नियम, ASA नियम, AAS नियम, SSS नियम, RHS नियम। आइए SAS सर्वांगसमता नियम पढ़ते हैं। SAS को हम कहेंगे भुजा कोण भुजा। ध्यान रहे यहाँ बराबर भुजाओं के बीच का कोण होना चाहिए। आइए देखते हैं कि कोण बीच का होने का क्या अर्थ है। यदि हम ट्रायंगल ABC में भुजा AB और AC को लेते हैं तो फिर हम एंगल A को लेंगे। यहाँ कोण त्रिभुज के दो भुजाओं के बीच का कोण लिया गया है। फिर से यदि हम ट्रायंगल ABC में भुजा CB और CA लेते हैं तो फिर हम एंगल C लेंगे। यहाँ कोण त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच का लिया गया है। लेकिन क्या होगा यदि हम ट्रायंगल ABC में भुजा BC और BA लेते हैं? यहाँ कौन सा कोण लिया जाएगा? यहाँ हम भुजा BA और BC ले रहे हैं, इसलिए इनके बीच का कोण एंगल B है। आइए SAS कसौटी को एक खेल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए दो खिलाड़ी हैं, रवि और पूजा। रवि एक त्रिभुज ABC बनाता है और उसके सभी भुजाओं और कोणों को मापता है। अब रवि पूजा को चुनौती देता है कि क्या वह कुछ जानकारियां जो रवि उसे देगा के आधार पर त्रिभुज ABC की एक कॉपी बना सकता है। त्रिभुज की एक भुजा का माप 6 सेंटीमीटर है। क्या इस जानकारी से आप मेरे त्रिभुज की एक कॉपी बना सकते हैं? तो पूजा कहती है, इस जानकारी के साथ तो मैं बहुत से त्रिभुज बना सकती हूँ, लेकिन शायद वे त्रिभुज तुम्हारे ट्रायंगल ABC की कॉपी ना हो। पूजा एक त्रिभुज ABC बनाती है जिसमें AB 6 सेंटीमीटर है। वह अन्य भुजाओं की माप अपनी इच्छा से कुछ भी ले लेती है। अब दोनों त्रिभुजों की तुलना करने पर रवि और पूजा पाते हैं कि दोनों त्रिभुज की एक भुजा तो समान है जो कि AB 6 सेंटीमीटर है, लेकिन उनका आकार और माप भिन्न है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समान नहीं हैं। इसलिए वे दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सिर्फ एक भुजा का माप जानकर पूजा त्रिभुज ABC की कॉपी नहीं बना सकती है। रवि पूजा से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक कोण का माप भी दूंगा। त्रिभुज ABC की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है और एक कोण 30 डिग्री है। पूजा कहती है, वैसे तो ये जानकारी भी पर्याप्त नहीं है,
मैं एक 6 सेंटीमीटर भुजा और एक 30 डिग्री कोण के बहुत से त्रिभुज बना सकती हूँ, जो शायद त्रिभुज एबीसी की कॉपी ना हो। अब पूजा AB 6 सेंटीमीटर और एंगल ए 30 डिग्री के बहुत से त्रिभुज बनाती है, और वह रवि के त्रिभुज को कॉपी नहीं बना पाती है। सिर्फ एक कोण और एक भुजा की जानकारी के साथ कोई भी तुम्हारे त्रिभुज की कॉपी नहीं बना सकता है। रवि पूजा से कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें त्रिभुज की 2 भुजा और उनके बीच का एक कोण देता हूँ। AB 6 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर और कोण 30 डिग्री। पूजा कहती है, अब मुझे लगता है कि शायद मैं त्रिभुज ABC की कॉपी बना लूंगी। पूजा AB 6 सेंटीमीटर, एंगल ए 30 डिग्री और AC 5 सेंटीमीटर मापों के साथ एक त्रिभुज की रचना करती है। तुलना करने से वे पाती है कि दोनों त्रिभुज समान हैं। इसका मतलब दिए हुए त्रिभुज ABC की कॉपी अर्थात ट्रायंगल ABC का सर्वांगसम त्रिभुज बनाने के लिए हमें त्रिभुज की 2 भुजा और उनके बीच का कोण ज्ञात होना चाहिए। इसका मतलब है कि दिए हुए त्रिभुज ABC की कॉपी अर्थात ट्रायंगल ABC का सर्वांगसम त्रिभुज बनाने के लिए हमें त्रिभुज की 2 भुजा और उनके बीच का कोण ज्ञात होना चाहिए। आइए अपने निष्कर्ष को संक्षेप में देखते हैं। हमने देखा कि किसी त्रिभुज की कॉपी बनाने के लिए उसकी 2 भुजा और उनके बीच का कोण ज्ञात होना पर्याप्त है। यह सर्वांग समता की भुजा कोण भुजा कसौटी है, जिसे साइड एंगल साइड भी बोलते हैं। SAS कसौटी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में AB PQ के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, BC QR के बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये SAS द्वारा सर्वांगसम है। अभिगृहित 7.1 ऐसे सर्वांगसम नियम। 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज 2 भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के 2 भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। ध्यान रहे, कोण बराबर भुजाओं के बीच का लिया जाना चाहिए। हमने SAS नियम से त्रिभुजों की सर्वांग समता को देखा, जिसमें बराबर कोण त्रिभुजों की बराबर भुजाओं के बीच अंतर्गत कोण होना चाहिए। क्या होगा यदि हम अंतर्गत कोण ना लें? चलिए देखते हैं कि क्या होगा अगर हम अंतर्गत कोण ना लें। ट्रायंगल ABC में 2 भुजा AB और AC और एक कोण एंगल C जो अंतर्गत कोण नहीं है लीजिए। जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ कोण अंतर्गत नहीं है। क्या अब सर्वांग समता का नियम कार्य करेगा? चलिए एक उदाहरण के साथ देखते हैं। आइए 2 त्रिभुज ABC और PQR की रचना करें, जिनकी 2 भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है और एक कोण 50 डिग्री है, और साथ ही यह कोण बराबर भुजाओं के बीच अंतर्गत कोण नहीं है। दी गई जानकारी के आधार पर हम 2 अलग-अलग त्रिभुज बना सकते हैं। क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम है? आइए इन 2 त्रिभुजों को एक दूसरे के ऊपर रखकर देखें कि क्या ये सर्वांगसम है या नहीं। जैसे कि हमने देखा, ये एक दूसरे को पूर्णतः नहीं ढक रहे हैं, इसलिए ये समान नहीं है और हम कह सकते हैं कि ये सर्वांगसम भी नहीं है। अब हम कह सकते हैं कि 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम होने के लिए यह आवश्यक है कि बराबर कोण बराबर भुजाओं के अंतर्गत कोण हो। इसलिए SAS सर्वांग समता नियम सत्य है। लेकिन यदि कोण बराबर भुजाओं के अंतर्गत कोण ना हो, अर्थात हम उसके अतिरिक्त उसके बाएं
या दाएं कोई कोण ASS या SSA लेते हैं तो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। चलिए अब एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चतुर्भुज ABCD में AC AD के बराबर है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ABD के सर्वांगसम है। अब BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? आइए देखें कि हमें क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है कि AC AD के बराबर है, AB कोण A को समद्विभाजित करता है, अर्थात दो बराबर भाग में बांटता है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल CAB एंगल DAB के बराबर है। अब हमें यह दिखाना है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज ABD के सर्वांगसम है और हमें दिया गया है कि AC AD के बराबर है, एंगल CAB एंगल DAB के बराबर है क्योंकि ये समद्विभाजक कोण है। AB AB के बराबर है क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD में समान है। अब हमारे पास तीन जानकारी है सर्वांग समता को सिद्ध करने के लिए। हमारे पास है भुजा, कोण और भुजा। तो हम कह सकते हैं कि SAS कसौटी से त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD सर्वांगसम है। अब BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? चूंकि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ABD के सर्वांगसम है, इसलिए उनके संगत भाग भी बराबर होंगे। हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि BC BD के बराबर होगा क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग है, जिसे हम CPCT भी कहते हैं। कृपया इसे भी नोट कर लें। आइए ऐसे सर्वांग समता नियम समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। हमें प्राप्त है कि OA OB के बराबर है और OD OC के बराबर है, तो दर्शाइए कि एंगल OAD एंगल BOC के सर्वांगसम है। हमने देखा कि ट्रायंगल AOD ट्रायंगल BOC में OA OB के बराबर है, OD OC के बराबर है, एंगल AOD एंगल BOC के बराबर है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, जिसे हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी कहते हैं। जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ भुजा AO BO के बराबर है, एंगल COB एंगल DOA के बराबर है, भुजा CO DO के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOD ट्रायंगल BOC सर्वांगसम है SAS नियम के द्वारा। आइए अब सर्वांग समता का नया नियम पढ़ते हैं, ASA, जिसका मतलब है कोण, भुजा और कोण। यहाँ भुजा दोनों कोणों के बीच में होनी चाहिए। आइए एक उदाहरण के साथ ASA सर्वांग समता नियम को समझते हैं। माना कि ट्रायंगल ABC में एंगल B 80 डिग्री है, एंगल C 40 डिग्री है और BC 6 सेंटीमीटर है। अब हम देखेंगे कि ASA सर्वांग समता क्या है। मान लीजिए कि एक दूसरा त्रिभुज PQR है। अगर त्रिभुज PQR में कोण Q, कोण R और उनके बीच की अंतर्गत भुजा QR त्रिभुज ABC के क्रमशः कोण B और कोण C और उनके बीच की भुजा BC के बराबर है, तो हम कहेंगे कि ASA कसौटी से
ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांग है। इस प्रमेय को एक और बार पढ़ लेते हैं। दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो।